ओके, सोशियोलॉजी में एक बेसिक लेक्चर हुआ था हमारा। आई होप सभी थे। सो आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें लिखेंगे भी। जो पहला आपका सिलेबस का टाइटल है, सिलेबस सभी ने देख लिया? कोई ऐसा जो दर्शन नहीं कर पाया हो? एनीबडी? और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की फाइल मिल गई? ठीक है, ना मिली हो तो आपस में एक्सचेंज कर लेना या फिर ऑफिस से ले लेना, ठीक है। और क्वेश्चन देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी मैं बताऊंगा। सो बेसिकली जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सो इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जब हम साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, दैट मीन्स हमें, जब हम साइंस टर्म बेसिकली बोल रहे हैं, दैट मीन्स स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, सम लॉजिक्स। जब इसके ओरिजिन की बात करें, सो ओरिजिन में आप देख पाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट को कंट्रीब्यूशन जाता है। ओके, ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। ही कॉइन्ड दिस टर्म सोशियोलॉजी एंड बेसिकली ये चाहते यही थे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, उनको हम सोशल साइंस के एंगल से देखना शुरू करें, सो दैट विल फाइंड सम सॉल्यूशंस। और ऐसा माहौल बनता है कब? जब आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में, खासकर वेस्टर्न सोसाइटी में, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो रही थी, राइट। वहां पर उन्होंने माना कि हमें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए। जो सोसाइटी में नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा? वो सोशल साइंस से निकलेगा। सो वी नीड अ काइंड ऑफ साइंस, बट वो प्योर साइंस तो नहीं हो सकता, बिकॉज प्योर साइंस में कुछ चीजें फिक्स हैं, 2+2 4 होना है। बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सोशल साइंस किससे डील करता है? इमोशन से प्लस रिलेशन से, ठीक है। इमोशंस एंड रिलेशंस आर नॉट फिक्स्ड, नॉट स्टैटिक एंड नॉट स्टेबल ऑल्सो। जब स्टेबिलिटी और ये सारे फैक्टर्स जब काम नहीं करते हैं, इट मीन्स, बट कुछ परसेंट हम चाहते हैं कि हम फैक्ट्स और लॉजिक्स पर बात करें, बिकॉज सोसाइटी में ये पॉसिबल है, राइट। जैसे बच्चों का बर्थ होना, उनका जन्म लेना, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट जन्म लेने के बाद उसका सोशलाइजेशन कैसे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, ओके। फिर हम जेंडर को लेकर परेशान हैं, दैट इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम, नॉट द नेचुरल प्रॉब्लम। फिर तीसरा, उसका रिलीजन क्या होगा? अगेन इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, नॉट द साइंटिफिक प्रॉब्लम। क्लियर है? क्योंकि बच्चे ने जन्म तो ले लिया, इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑल साइंस का है, बायोलॉजी का मैटर है, बट हम सोशल एस्पेक्ट्स हम डिसाइड करते हैं। इसलिए हमारा जो स्टडी का स्कोप है या सोशियोलॉजी का स्कोप है, वो यहां पर शुरू होता है। क्लियर है? अब इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी डेथ भी होगी, तो डेथ भी हम टाल नहीं सकते, लेकिन डेथ के बाद जो झगड़े होंगे वो सोसाइटी के होगा, प्रॉपर्टी के लिए। फिर इसके बाद उनके पीछे की जो जनरेशन है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोशियोलॉजी छोड़ देता है प्योर साइंस वाले हिस्से में, क्योंकि वहां हम कुछ बात नहीं कर सकते। सो बेसिकली इन्होंने सोसाइटी में इन सब इंसिडेंट्स के बाद देखा कि सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए हमें कोई साइंस चाहिए, वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, राइट। यहां से सोशियोलॉजी का एक बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है। और आगे जितने भी स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग अलग एंगल से इसको स्टडी किया, इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, इंक्लूडिंग मैक्स वेबर, इंक्लूडिंग डर्कहाइम एक्सेट्रा। ये 3-4 बड़े फेमस हैं, और इनको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपको हेल्प हो जाए। स्कॉलर्स नहीं पढ़ना है हमें, है ना, थिंकर्स हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, बट थोड़ा पढ़ेंगे हम। आगे चलकर इन्होंने, जैसे डर्कहाइम ने कहा, सोशल फैक्ट्स की बात कही इन्होंने,
ओके, सोशल फैक्ट्स, ये हमें स्टडी करना है। फिर आप देखोगे ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि जैसे जो नेचुरल साइंस है उसमें जो स्टडी करते हैं वैसा ही हमें सोशल साइंस में स्टडी करना चाहिए। नेचुरल साइंस में क्या है, कोई इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, देन आउटपुट होगा, ये होता है नेचुरल साइंस में। तो सेम उन्होंने कहा ह्यूमन सोसाइटी में या जो सोसाइटी है उसमें जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको इसी तरह से स्टडी करना चाहिए। फिर यहां पर बात आएगी कल्चर की, बात आएगी सिविलाइजेशन की, बात आएगी एंड ट्रेडिशंस की बात आएगी। ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन्होंने कहा कि ये इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, बट कहीं कहीं पर नेचर का भी इंपैक्ट आता है। सपोज इफ यू टॉक अबाउट कल्चर, तो कल्चर में ऑलवेज ज्योग्राफी कनेक्टेड है। सो ज्योग्राफी इज प्योर नेचुरल साइंस, बट इंसान उससे कैसे अफेक्टेड हो रहा है। जैसे कोस्टल एरिया में जो लोग भी रह रहे हैं उनके फूड इनटेक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, सी फूड होगा, क्योंकि कोस्टल एरियाज में है। फिश उनके लिए एक बेसिक चीज है। अब वो कितना भी बड़ा धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा बट वो फिश कंज्यूम करता होगा बिकॉज वहां पे फूड हैबिट्स वैसी होंगी। ठीक है, जैसे बंगाल के जो पंडित जी हैं वो फिश खाते हैं, जबकि हम मैदानी क्षेत्रों में देखें तो पंडित जी का मतलब है कि नॉनवेज छूना भी नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन वो कोस्टल एरिया का असर है कि उनके जो रिलीजियस मान्यताएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो चेंज हो गई ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजंस। जम्मू कश्मीर वाला जो होगा व्यक्ति वो ठंड के दिनों में ड्राई फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करता है, उसके लिए वो नेचुरल फूड है। आप और हम ड्राई फ्रूट्स खरीद के बड़ा महंगा खाते हैं, है ना, गेस्टिंग पर हमें टेबल पर रखे हुए मिलते हैं। आप ऐसा रोज दिन भर ऐसा नहीं खाते हो ना, तो उनके लिए वो नेचुरल है। साउथ इंडिया में ज्यादा वो लोग बॉइल्ड खाते हैं या स्टीम्ड खाते हैं, वो बहुत ऑयली फूड नहीं खाएंगे। क्लियर है, तो ज्योग्राफी का असर है। फिर उनके आप वेयरिंग्स की बात करें, क्लॉथिंग की बात करें, तो आप देखोगे ऑलवेज वो धोती और शर्ट्स पहनते हैं, उसमें भी फुल स्लीव्स नहीं होंगे, हाफ स्लीव्स पहनते हैं ताकि गर्मी में वेंटिलेशन बना रहे, है ना, ये रीजन है। अच्छा, फिर आप देखोगे कल्चर और ज्योग्राफी आपस में हमेशा कनेक्ट होते हुए दिखते हैं और उसी के बेसिस पर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है। क्लियर है, हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्शन है, ये सब कुछ हमारा इनफैक्ट बिहेवियर भी उससे जुड़ा हुआ होता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें जब ज्योग्राफी डिसाइड कर रही हैं तो ज्योग्राफी और सोसाइटी दोनों को कंबाइन करके ही हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए आप देखोगे कि कई बार जब अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम रिलेशन देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली किसके बारे में है? एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन साइंस है वो, ठीक है, ह्यूमन साइंस। फिर आप देखोगे साइकोलॉजी, मेरी बॉडी में करंट निकल रहा है क्या? ओके, फिर आप देखोगे कि ह्यूमन साइंस, फिर इकोनॉमिक्स का ह्यूमन सोसाइटी के साथ रिलेशन क्या है, हिस्ट्री का रिलेशन क्या है। तो जितने भी अदर सोशल साइंसेज हैं, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, देन साइकोलॉजी, ये सभी का रिलेशन किस सोशियो के साथ कैसा है वो भी हमारा अगला चैप्टर दिखाई देगा आपको ऐसा। सो मीनिंग और जो डेफिनेशन है, इनमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कई बार जब हमें डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो जरूरी नहीं कि आप किसी थिंकर का नाम कोट करें, इट इज नॉट कंपल्सरी। आप लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है सो यू कैन डिजाइन योर ओन डेफिनेशन। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और सिविल में फर्क होता है। यूनिवर्सिटी में वो लोग डिमांड करते हैं कि आप कोई फिक्स डेफिनेशन लिखो, राइटर्स की डेफिनेशन लिखो, तो आप उसको रट्टा लगाते हैं एज इट इज। यहां पर ऐसा नहीं है, 3-4 ऑथर्स को मिलाकर आप कोई नया डिफाइन कर दो, इट्स ओके। नाम 30 वर्ड्स में 60 वर्ड्स में नाम मत लिखो किसी का, लाइक एज पर और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है। बड़े क्वेश्चन है, लाइक इसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट क्या है? 125, ठीक है, मैंने आई थिंक डे 1 बताया था, तो 125 वाले कैटेगरी में आता है ये। 125 वर्ड्स का जब आंसर आप लिखते हो तो वहां पर स्कोप है कि आप किसी थिंकर को कोट कर दें। थिंकर कोट करने का मतलब एक ही है सोशियोलॉजी में कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी थिंकर ने पहले ही प्रूव कर रखा, ठप्पा लगाने वाली बात हो गई। ओके, सो उस डिमांड के चलते आप किसी का नाम लिखते हैं, अदरवाइज नाम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल कि वो स्पेसिफिकली पूछता है कि वेबर के अकॉर्डिंग आप समझाइए, और ऐसा क्वेश्चन रेयर आया हुआ है।
थिंकर वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मोलॉजीज पर क्वेश्चन है। व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कम्युनिटी, ओके, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए। तो जो सिलेबस में मेंशन है वही आपको पूछा है। जैसे सिलेबस में आप देखोगे अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, तो स्कोप और इंपॉर्टेंस दोनों पूछा जा चुका है। एक आध या दो ही बार पूछा है पिछले 7-8 सालों में डिफाइन सोशियोलॉजी, एक या दो ही बार पूछा है। आपको जो इंग्लिश वाली बुकलेट मिली होगी, जो नोट्स हैं, उसके पीछे चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एक साल का बचा होगा, 21 वाला उसमें नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन आपको वो दिखाई देगा। एक जगह हमने करवा दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? इस सिलेबस को आप टू द पॉइंट लेकर चलेंगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा और बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डे 1 भी बताया था मैंने कि बुक्स के पीछे मत भागिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ पढ़ना है तो वो आपके नोट्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यूपीएससी के ऑप्शनल की किताबें हैं, बट वो पढ़ने का मतलब क्या है, खुद को डीरेल करने जैसा है। पढ़ना ही है कुछ, देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी। 11th-12th में दो एनसीईआरटी हैं, तो 4 एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये सोच के आप पढ़ोगे कि सारा टॉपिक काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक उसमें जो दिए गए हैं वो आप नहीं पढ़ते यहाँ पर, बिकॉज लिखा ही नहीं है सिलेबस में, राइट, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, कुछ चीज़ों को लिखेंगे। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नेचर, ये आपका शुरू का पहला लाइन है सिलेबस का। राइट डाउन समथिंग। सो परसों भी आई थिंक मैंने समझाया था आपको, सिविलाइजेशन इज बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ग्रेजुअल अपब्रिंगिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोसाइटी, दैट इज सिविलाइजेशन। मतलब आप जो भी एग्जिस्टिंग थे उससे बेटर होते जाना, यही आपका इवोल्यूशन है। इवॉल्व होना मींस बेटर लाइफ की ओर जाना, ठीक है। देन यू टॉक अबाउट कल्चर, तो कल्चर अभी आपने लिखा वे ऑफ लाइफ, डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं दैट इज योर कल्चर, ओके। तो कल्चर अभी कुछ देर पहले समझाया, इट इज ऑलवेज कंसर्न और कनेक्टेड विद ज्योग्राफिकल फिनोमेना। ज्योग्राफी जैसे होगी आपका कल्चर वैसा होगा, डिस्पाइट ऑफ योर रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ योर लैंग्वेज, वट एवर। यस, लैंग्वेज इज द की एलिमेंट टू नो अबाउट द कल्चर। लैंग्वेज इज द की एलिमेंट। की एलिमेंट क्यों है? बिकॉज लैंग्वेज से पता लगता है कि ये किस कल्चर का होगा। हालांकि हमारे देश में थोड़ा हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये उड़िया है, तो उड़िया धर्म है कि जाति है, कंफ्यूजन होता है। जैसे आप बोलें किसी को मराठी है या गुजराती है बोले, तो गुजराती धर्म है या लैंग्वेज है? लैंग्वेज है, क्लियर है। लेकिन आपके ब्रेन में क्या आता है जब आप गुजराती कह रहे होते हो, तो आपके ब्रेन में लैंग्वेज से ज्यादा उस वक्त रिलीजन आ रहा होता है, क्लियर है, रिलीजियस नॉर्म्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोगों ने कंफ्यूज कर दिया और एजुकेशन में हमें क्लियर नहीं किया जाता। बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो अरे वो मराठी है, तो मराठी मीन्स हम कुछ अलग मान लेते हैं उसको, अरे वो बंगाली है, तो हम वहां पर धर्म को सोचते हैं कि बंगाली इज अ धर्म, जबकि बंगाली धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, ठीक है। बंगाली कल्चर हो सकता है, महाराष्ट्र का कल्चर तो मराठी कह दिया हमने। जैसे आप देखोगे आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे ना, तो साउथ इंडियंस को क्या बुलाते हैं? नहीं वैसा नहीं, वो उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं, मद्रासी। जितने साउथ इंडियन सब मद्रासी है ना, कोई भी हो, कर्नाटक, केरल, उनको डिफरेंस नहीं पता पुराने लोगों को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जमाने में मैड्रास वाज दी प्रोविंस, ओके, वही प्रोविंस था, तो लोगों के दिमाग में यही है कहां से है, मद्रास से आया है, तो पहले मद्रास, तो सभी लोग मद्रासी, ठीक है। कोई भी साउथ इंडियन हो तो वो उनके लिए वो मद्रासी फैक्टर काम करता था। एनीवेज, तो आप देखोगे कि हमारे देश में ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे हमने बोल दिया ये कश्मीरी है,
तो कश्मीर में तो पंडित भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, वो भी कश्मीरी हो सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये रीजंस के नाम है बेसिकली। अब हुआ ये कि हमारे देश में हमने लैंग्वेज को बेस बना लिया, बनाना नहीं था बट बना लिया, और इत्तेफाकन लैंग्वेज बिलोंग्स टू कल्चर, कल्चर बिलोंग्स टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा ही हुआ हमारे देश में। और बहुत आई मीन इसको ब्यूटी के साथ जब देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, जब आप किसी नेगेटिविटी के साथ देखोगे तो आपको लगेगा इतना बिखरा हुआ है हमारा देश, ऐसा भी लगेगा। दोनों एंगल आपको दिखते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कल्चर। तो कल्चर का रिलेशन ज्योग्राफी से, की एलिमेंट मैंने लैंग्वेज को बताया, और बाकी सारी चीजें डे बाय डे कनेक्ट होते जाती हैं। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे इंडिया में कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे जो मैरिज के तरीके हैं लगभग लगभग सिमिलर हैं। कुछ रिलीजियस फैक्टर को छोड़ दे तो आगे पीछे का सब सेम है। आगे पीछे का मतलब जैसे हल्दी की रस्म, ठीक है, तो सभी धर्मों में हल्दी की इंपॉर्टेंस को माना गया। भारत में, भारत के बाहर वो लोग क्या लगाते होंगे हमें नहीं पता, हो सकता है पार्लर में जाके बहुत सारा केमिकल पोत के आ गए, है ना, एक अलग मैटर है। बट हमारे देश में हल्दी की इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस। अब उसे धर्म में जगह क्यों दी गई है हल्दी को? क्योंकि उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। और हमारे जितने भी धर्म है भारत में, या भारत के अंदर जिनको भी मान्यता है, आप देखोगे उनमें साइंटिफिक जो इंपॉर्टेंस है वो चीज है। जैसे हल्दी की इंपॉर्टेंस है, क्लियर है, आपको कभी भी जो माथे पर तिलक लगाया जाता है उसमें हल्दी जरूर होगा, ठीक है। उसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, चंदन का टीका यहाँ यहाँ, है ना, इधर कान वान में जहां भी, तो वो मान्यता है कि वो आपके इसको फोरहेड को ठंडा रखता है। तो इसीलिए वो लोग एक बिंदु नहीं लगाते, पूरा ऐसा लगा देते हैं, देखा होगा। अब हमें लगता है कि वो टेक्निक है, टेक्निक नहीं है, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। तो वो पूरा जब तक नहीं लगाओगे तो ये ठंडा नहीं रहेगा, क्लियर है। चंदन वैसे भी उसकी जो तासीर है वो ठंडी है, नेचर। सो बेसिकली अब हल्दी का जो सिस्टम है वो धर्म से डिसाइड नहीं हो रहा है, वो इंडियननेस से डिसाइड हो रहा है कि भारत में यदि शादी होगी तो हल्दी की रस्म होनी जरूरी है, उसके बिना अधूरी लगती है शादी। फिर मेहंदी का कॉन्सेप्ट है, मेहंदी अगेन उसके मेडिसिनल वैल्यू है। आप मेहंदी को देखोगे तो मेहंदी में अगेन ठंडक होती है, और जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके हथेली और पैर जो पंजा है उसको घिसा जाता है, क्योंकि यहां की हीट आपके ब्रेन को हीट पहुंचाती है, क्लियर है। तो हल्दी जब आप पैरों और हाथ में ही, बाकी जगह क्यों नहीं लगाते, इधर इधर इधर, अब आजकल लगाने लगे हैं, बात अलग है, लेकिन बेसिक आप देखोगे तो दो जगह मेहंदी दिखाई देती है, आप पैरों में हाथों में, क्योंकि दोनों जगह उससे ठंडक पहुंचती है, क्लियर है। तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं, आप ढूंढना शुरू करोगे तो बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं। तो ये हमारे कल्चर की निशानी है, बिकॉज हमारी ज्योग्राफी में उस तरह की चीजें अवेलेबल थी, उसको हमने वैसा यूज किया और वो हमें दिखना शुरू होता है। अच्छा, इसमें साइंस भी है, इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम केवल एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं इसमें, मूर्त और अमूर्त दोनों चीजें हैं, क्लियर है। तो कुछ चीजें हैं जो साइंस भी हैं और कुछ चीजें जिसे हमने मान लिया, जैसे भूत का दिखना या नहीं दिखना, इसके पीछे बहुत प्योर साइंस नहीं है, कुछ है या नहीं उसको साइंस भी बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करता। आपको पर्सनली दिख जाता है, पब्लिकली वो नहीं दिखता है। होता है ऐसा कि मुझे लगा ऐसे भूत आया मेरे पीछे, तो आया या नहीं वो आप ही जानते हैं, क्यों आया, किस लिए आया। तो सोशियोलॉजी इन सब चीजों को स्टडी में नहीं लेता है। हाँ, भूत वाली मान्यता या ऐसे एजम्पशंस क्यों हैं उसको सोशियोलॉजी स्टडी कर सकता है, लेकिन हम, आप देखोगे आप पूरे जीवन अपने बहुत जो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी घर के इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनके गुजर जाने के बाद आप उनसे डरने लगते हैं, अरे मुझे लगा दादाजी बैठे थे वहां, ऐसा है ना, जबकि पूरी उम्र दादाजी के साथ खेलते रहे आप, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा वो गुजर गए हैं तो आप उसी व्यक्ति के किसी एग्जिस्टेंस से डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो तो चले गए हैं और क्या गलत है दोबारा आ गए, है ना, चाय पी लो बैठ के साथ में। चूंकि हमारी स्टोरीज में वो सारी चीजें हैं, इसके साइंस पर कभी बात नहीं हुई, इसलिए जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उस पर आपका डर है, जिस चीज को आप जानते हैं उसमें आपको डर नहीं होता, ठीक है। जैसे भगवान को आप नहीं जानते इसलिए आप डरते हैं, और इंसान को आप जानते हैं इसलिए डरते नहीं। यही चीज है, आप मारपीट से डरते हैं कि पिताजी आज लगाएंगे जमकर,
लेकिन जैसे आपको कोई बोलते अरे भगवान देख रहे हैं कुछ तो शर्म करो, तो आपको लगता है हम वाकई देख रहे हैं, क्योंकि आप उनको साइंटिफिकली नहीं जानते, भगवान अल्लाह जो भी आप नाम दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ट्रेडिशंस। सो ट्रेडिशंस की जब बात आती है तो कोई एक कल्चर जिसे बहुत लॉन्ग टर्म में फॉलो किया जा रहा हो, जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर किया जा रहा हो, ओके, और उसको फॉलो करने के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो, दैट इज योर ट्रेडिशन। आप उसे बदल नहीं पाते हो। कई बार वो ब्रेक हो जाता है, जैसे शादी वगैरह में कुछ घरों में जहां पर जॉइंट फैमिलीज हैं वहां पर एक सिस्टम रहा है कि लड़का या लड़की देखने जाएंगे तो घर के बड़े जाएंगे और बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। और बच्चे भी सोचते रहते हैं हमें भी दिखा दो कौन आ रही है कौन आ रहा है ना, लेकिन बच्चों का कोई रोल नहीं है उसमें। फिर उस परंपरा में ऐसा हुआ कि बड़े मिलकर डिसाइड कर लिए कि आपकी शादी किसके साथ होनी है, ठीक है। तो मामला निपट गया क्योंकि बड़ों ने डिसाइड कर लिया। तो पहले ये कल्चर था कि बड़े डिसाइड करेंगे, पता चला फोर्थ जनरेशन में आते आते कि वो खुद ही डिसाइड करके आ गया, ठीक है। तो एक तो चलो ये धीरे से मामला बदला कि अच्छा कोई है, आजकल पूछ लेते हैं कोई है तो नहीं, बता दो, क्योंकि अगले दिन भागोगे उससे अच्छा पहले ही बता दो आज पेपर में एक दुखद घटना भी है कि पति पत्नी शादी हुई और एक दूसरे को उन्होंने मार लिया। अब कैसे मारा ये पुलिस को सोच रहा है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मरे हुए मिले, आवाज आई और पेपर में जैसा दिया है 5 मिनट्स के अंदर दोनों की डेड बॉडी दिखाई दी रही। तो इतना फास्ट, हाँ वही रिसेप्शन होना था, मतलब उसके लिए तैयार होने गए थे, है ना। तो बहुत अजीबोगरीब घटना घटी है, कुछ तो है उसमें, अभी पिक्चर सामने आई नहीं है, आज के अखबार में आप पढ़ लेना। बेसिकली शादी हुई और मतलब सेकंड थर्ड डे रिसेप्शन होता है अक्सर, तो रिसेप्शन की तैयारी हो रही थी, दोनों तैयार होने गए और अंदर से झगड़े की आवाजें आई, दरवाजा खोले तो देखे दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इतने फटाफट एक दूसरे को मार भी लिए, है ना सोचो कितनी दुश्मनी रही होगी आपस में। नहीं, चाकू के निशान है दोनों के बॉडी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की एंट्री है, क्योंकि इतनी आसानी से एक दूसरे को, मतलब या तो सामने वाले को मैंने मार दिया या तो खुद मैं मरूं, है ना। तब तो पॉसिबल कंडीशन है कि फटाफट दोनों की डेथ हो जाए, और वो भी सिर्फ चाकू से। ऐसा नहीं कि बंदूक है तो समझ में आता है कि पहले उधर उड़ाया फिर इधर उड़ा लिए, तब तो समझ में आता है। तो वैसा कुछ हुआ भी नहीं है। सो एनीवेज, सो परंपराएं टूटेंगी, ट्रेडिशंस टूटेंगी। अब ये जो जनरेशन है इसने तोड़ दिया। अब नेक्स्ट जो सवाल होता है अभी जो रिसेंट जनरेशन उसमें, कि भैया ये बता दो कि मेल से कर रहे हो या फीमेल से कर रहे हो। ये भी एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। लड़की है ना तो थोड़ा मम्मी राहत लेती है, अरे लड़की है ठीक है ना, आगे पीछे नहीं पूछती मम्मी, जाति वाती ये सब नहीं पूछेगी, क्योंकि कम से कम ये ठीक हुआ। क्योंकि जो अर्बन एरियाज की मम्मीज हैं, है ना, वो लोग डरते हैं कि पता नहीं कौन है लाइफ पार्टनर। तो पहले यहां तक तो था कि भाई जाति धर्म अपनी वाली है या नहीं, ऐसा है ना। अब इधर तेरे टाइप का तो नहीं है ऐसा। तो सवाल बदलते जा रहे हैं, तो ये ट्रेडिशंस जो हैं ब्रेक होते जा रहे हैं। क्लियर है? एनीवेज, तो ट्रेडिशंस की जहां तक बात है ये चेंज होंगे, समय के अनुसार बदलते हैं, और कल्चर ऑब्वियसली ट्रेडिशन को अफेक्ट करता है। ट्रेडिशन बदलेगा फिर वो लंबे समय तक चलेगा, फिर वो कल्चर बन जाएगा, फिर वो ट्रेडिशन। सो ऐसा चलता रहेगा, और ये चेंज हो सकता है, ये दोनों चेंज होंगे। मतलब ये सभी डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखना, स्टैटिक नहीं है, सभी में चेंजेस आने हैं। सो ये इसका सोसाइटी से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि सोसाइटी आफ्टर ऑल इन सभी चीजों को फेस करती है, और सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेडिशंस। क्लियर है? होगा ही। जो नॉन साइंटिफिक है उसकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, जिसमें आपको लॉजिक नजर आएगा वो चलता रहेगा। क्लियर है? जैसे अभी मैंने हल्दी का एग्जांपल दिया, अभी कैसा हो गया, पहले उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि 7 डेज का वो कॉन्सेप्ट होता था, प्रोसेस, ठीक है। 7 दिनों की शादियां हुआ करती थी, लोग 15 दिन पहले आ जाते थे और वो प्रोसेस चलता था रोज, मतलब घिसाई होनी है हल्दी वाली, है ना। तो वो कई दिनों से नहीं नहाया लड़का, तो उसका काम चल जाता था, है ना। हल्दी 7 दिनों लगने के बाद वैसे बॉडी क्लीन। सो आप देखोगे अभी कैसा शॉर्टकट हो गया है, लड़का फ्लाइट से आया मुंबई से, भाई मेरे पास आज ही का टाइम है, जो करना है कर लो। तो अब घर में जो महिलाएं हैं
वो उसको इधर उधर 2-4 जगह हल्दी टच कर देती हैं, औपचारिकता पूरी हो गई, कि रस्म पूरी हो गई। अगले दिन वो क्या करेगा हमें नहीं पता, हमने थोड़ा बहुत औपचारिकता कर दिया। सो ट्रेडिशंस बदल रहे हैं ग्रेजुअली, ठीक। सो ये हमने लिखा, आगे हम चलते हैं। ये पैरा समझ में आया? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शंस, बिकॉज सोशियोलॉजी इस बारे में इंटरेस्ट लेता है कि इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन ऑल्सो, बाद में हम पढ़ेंगे। सो मैक्स वेबर की थ्योरी में सोशल एक्शंस हैं, वो इसको सोशल एक्शंस कहते हैं। वहीं पर आप डरखाइम की बात करो तो ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल फैक्ट्स। सो फैक्ट्स, एक्शन, इंटरेक्शंस, दिस ऑल आर सिमिलर थिंग। बेसिकली इनमें कॉमन क्या है? ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस। और हम एक दूसरे, कोई भी काम आप जब करते हो तो इंटरेक्शन में आते हो। लाइक आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो कंडक्टर के साथ इंटरेक्शन में आओगे, को पैसेंजर के साथ इंटरेक्शन में आओगे। सो सभी जगह पर इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन की वजह से कोई आउटपुट, कोई आउटकम होना है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस के बाद कोई तो आउटकम आएगा। जैसे आपकी दोस्ती हो जाए, ठीक है, आप बातचीत करने लगो, या फिर जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में 12 घंटे 10 घंटे आप साथ हैं तो अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाद में वो दोस्ती, आपका लड़का आपकी लड़की, ऐसा है ना पता चला वो फिर वो सगे संबंधी हो गए, मामला आगे बढ़ गया। तो उस इंटरेक्शन का कोई ना कोई आउटपुट होगा जरूर। तो सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट यही है कि लोग इंटरेक्शन में कर क्या रहे हैं, इंटरेक्शन हो क्यों रहा है, और उसकी वजह से कुछ तो होगा। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए हम माने कि कांग्रेस के लोग रायपुर आ रहे हैं, अब उस इंटरेक्शन से बहुत कुछ होगा, है ना। इधर पहले ही शुरू हो गया है, एज पर कांग्रेस की ईडी वाले आ गए हमारे आने से। तो आप देखोगे आने के पहले, आने के समय और आने के बाद तीनों बार कुछ ना कुछ होगा। तो सोशियोलॉजी का मानना यही है कि समाज ऐसे ही चलता है, एवरीडे इंटरेक्शन 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 होते होते मामला आगे बढ़ता जाता है, और एक टाइम के बाद व्यक्ति अपने एंड की ओर चला जाता है। आप देखोगे पूरी लाइफ हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, और फिर पता चला धीरे से कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, फिर सभी लोग हाथ जोड़ के उसको नमस्ते करते हैं कि भाई साहब आपका समय अच्छा रहा, अब आप उधर जाइए, है ना। उसके बाद झगड़ा खत्म उस मैटर पर, फिर नए लोगों के साथ झगड़ा चालू। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसी तरीके से सोशियोलॉजी चीजों को देखता है। एक और पैराग्राफ लिखिएगा चेंज करके पैरा। इट डील्स विथ फैक्चुअली, इट डील्स विथ अ फैक्चुअली ऑब्जर्वेबल subject matter, comma, depends upon empirical research. This is very important. Empirical. This is empirical. Empirical means research on the basis of scientific facts. ठीक है, ऐसा कोई रिसर्च जो साइंस पर बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। सो आप देखोगे कि बिना एम्पेरिकल के, एक्चुअल सोशियोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करके बैठकर लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? उसके पीछे कोई रिसर्च वर्क होगा। रिसर्च में आप क्या क्या करोगे? आप सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करोगे कि किस पर आपको रिसर्च करनी है, देन फिर आप सैंपल साइज डिसाइड करोगे कि पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे रायपुर में, या सिर्फ सिविल लाइंस में, क्योंकि आपको एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से सैंपलिंग करोगे आप कितने लोगों पर, कि सपोज आपको कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में सर्वे करना है, तो आप 1000 कोचिंग को लेने वाले हैं या 100 कोचिंग, जो भी निकलेगा वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। क्लियर है? फिर सैंपलिंग के बाद इसका मतलब डेटा कलेक्शन का टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक। तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक जो भी होगी, मे बी इंटरव्यू मेथड, मे बी क्वेश्चनर मेथड, जो आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है, राइट। और इन सब के बाद कोई कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अब ये जो कंक्लूजन है ये कैसा होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या फिर इजी वर्ड्स में न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपका फोकस किस पर होगा? व्हाट इज पर होगा। अभी जैसे मीडिया को आप देखोगे, मीडिया का रोल व्हाट इज पर होना चाहिए था, बट मीडिया भी क्या है? व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी,
मीडिया का फोकस यहां पर है, होना क्या चाहिए। ओके, दैट मीन्स वैल्यू जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने अपनी कुछ चीजें जोड़ दी, आपने व्हाट इज नहीं बताया, या व्हाट इज बताने के साथ साथ आपने बोला मुझे ऐसा लगता है। आप जब किसी को रिपोर्टिंग कर रहे होते हो, जैसे मम्मी ने पूछा क्या क्या हुआ, तो आपने जो हुआ बताया, उसके बाद आपने अपने से जोड़ दिया, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा था। यहां से मम्मी का दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपने फैक्ट्स के साथ अब कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जो आपको भी नहीं पता है। लेकिन अब वो उनका पूरा जो फीडबैक था, उनको जो प्रोसेस करना था ब्रेन में, उन्होंने लास्ट वाले सेंटेंस से शुरू किया सोचना। आपने जो फैक्ट्स बताए थे वो भूल गए, क्योंकि फैक्ट्स के बाद आपने कुछ अपने वैल्यू जजमेंट जोड़ दिया। तो वैल्यू जजमेंट जोड़ते ही वो पूरी कहानी बदल जाती है। आई होप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो हमारे जो कंक्लूजन आने होते हैं वो कंक्लूजन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे आपने पानी बॉईल किया बढ़िया से और सोचा कि भी बीमार आदमी के लिए बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री वाटर होना चाहिए। अब जो कपड़ा था जिसमें गर्म बर्तन उठाया आपने, अब उसका एक कोना जाके अंदर मिल गया उसमें, और वो कपड़ा था गंदा, क्योंकि अक्सर हम बर्तन उठाने के लिए गंदा कपड़ा यूज करते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि आपने सोचा बहुत प्योर वाटर है और आपने उसको बढ़िया बॉईल भी कर दिया, और पीछे से वो कपड़े का कोना उसमें लग गया, या आपका हाथ गंदा था, आपने उंगली उसमें डुबा दी, ठीक है, तो मामला खराब हो गया। तो ठीक वैसे ही आपका जो डेटा था साइंटिफिक डेटा था, लेकिन जब आपने वैल्यू जजमेंट जोड़ दिया, बट ये होगा, ऐसा होगा बिकॉज वी आर नॉट दी रोबोट्स, राइट। हाँ, चैट जीपीटी है, वो हो सकता है कि न्यूट्रल होकर आंसर करे, लेकिन फिलहाल हम जब जजमेंट देते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे जजमेंट में थोड़ा सा परसेंटेज बायसनेस का आ जाता है। क्लियर है। अब इसी चीज को समझिएगा कि हम जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, आपका पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में खास बात क्या है कि आपके जो भी चीजें उसमें हैं वो ऑप्शन सबके लिए क्या है, सिमिलर है, कंडीशंस आर सेम। बट जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो तो सब्जेक्टिव में चीजें अलग अलग हैं। ये अलग हो गया क्योंकि इसमें आपने मन से लिखा, इसमें कुछ भी कर लो, इन चार ऑप्शन के अलावा पांचवा आपके पास नहीं है ऑप्शन लिखने के लिए। सो इन दिस सेंस दिस इज ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव का मतलब सिमिलर टू ऑल, कॉमन टू ऑल, ठीक है। और न्यूट्रल बिहेवियर है इसमें। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही चार हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर देना है। इन दैट सेंस दिस इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, राइट। इसी से ऑब्जेक्टिविटी, एक टॉपिक आपको आएगा प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो हम ऑब्जेक्टिव नहीं बने रह पाते हैं, क्लियर है। हम कैसे हो जाते हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं। सब्जेक्टिव मींस एज पर माई चॉइस, एज पर माई थॉट्स, तो सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर देना। अब जो लोग जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, दैट मींस वो लोग क्या होंगे, ज्यादा वो लोग रूल ओरिएंटेड होंगे, होगा ऐसा। जो लोग जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं वो कैसे चलेंगे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बोलेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा है हम वैसा कर रहे हैं। अब यही चीज मान लो रिलीजन में आ जाए, ऑब्जेक्टिविटी रिलीजन में आ जाए, तो आप रिलीजन में क्या बोल देते हैं, ये बहुत कट्टर है। समझ में आ रहा है कट्टर कौन होता है, जो एज इट इज प्रिंसिपल से चल रहा होता है उसे आप कट्टर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कट्टर बोला किसको, किसी व्यक्ति ने बोला भाई हम जीव हत्या नहीं करते। अब जीव हत्या नहीं करना है तो भी वो क्या अपने सामने कीड़े मकोड़े ना आए तो उसमें भी झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब बहुत बारीकी में जाओगे तो कुछ तो जीव होंगे जिसकी डेथ हो रही होगी, ऐसा नहीं ना कि आप सबको माइक्रोस्कोप लगा के साफ करते हो, कुछ तो डेथ हो रही। लेकिन प्रैक्टिकली हम उतना डेप्थ में नहीं जाते, हम मान लेते हैं कि भाई जीव हमारे पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, एक सिंबॉलिक होता है। जैसे जैन धर्म के जो गुरुजी साध्वी वगैरह होते हैं, उनके आगे झाड़ू लगाते हुए लोग सेवा दे रहे होते हैं ताकि इनके पैरों के नीचे कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए, उनसे कोई गलती से पाप ना हो जाए, ठीक है। अब वो उनका अपना लॉजिक है कि जीव हत्या नहीं करनी है। तो आप उनको देखकर क्या मानते हो, जैन एक सामान्य व्यक्ति, मान लो आपके बीच में कोई जैन सरनेम वाला व्यक्ति बैठा है और एक उनको जब आप देखते हो तो उनको मानते हो आप ये कट्टर लोग हैं, ऐसा होता है ना। कट्टरता का जो रिलेशन है हमने क्या माना है, नेगेटिविटी से। कट्टर मीन्स कोई वायलेंस वाला होगा,
अक्सर हम बोलते हैं बहुत धार्मिक, बहुत कट्टर आदमी, बहुत कट्टर हिंदू है, बहुत कट्टर मुस्लिम है। तो कट्टरता को हमने हमेशा नेगेटिविटी में देखा है, लेकिन कट्टर कौन है? जो अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहता है। क्लियर है? प्रिंसिपल्स पर टिके रहना गलत नहीं है, लेकिन हम डील किसके साथ कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के साथ। और ह्यूमन बीइंग के साथ जब आप डील कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। जब नहीं करोगे तो आप फिर कट्टर कहलाओगे। एनीवेज, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की बात आती है, लॉ कौन से? रूल ऑफ लॉ। तो क्या होगा? रूल ऑफ लॉ फॉलो करने से स्टेबिलिटी आएगी। होगा ऐसा? क्योंकि यहां स्टेबल चीजें हैं, सब कुछ एज पर रूल ऑफ लॉ हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? आपने बोला भाई सभी लोग इधर से निकलेंगे, तो सभी उधर से जाएंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रूल में लिखा है, आप उसको बदल नहीं सकते। इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी या स्टेबल एनवायरमेंट में ज्यादा एथिकल होने के चांसेस हैं, क्योंकि बाय फोर्स आप एथिकल क्यों हो रहे हो? बिकॉज ऑफ लॉ। कई बार एथिक्स हमारे अंदर इसलिए भी आता है क्योंकि आपको कोई देख रहा है। एग्जाम्पल, जैसे सिग्नल पर आप रायपुर में कई बार देखे दाएं बाएं कोई नहीं, भर निकाल लिया आगे तेजी से, ठीक है। लेकिन दिल्ली, मुंबई या और बड़े मेट्रोज में जब आप जाओगे तो आधी रात को कोई नहीं खड़ा है सिग्नल पर, कोई नहीं रुका है, मतलब है ही नहीं कोई चलने वाला। इवन दो रेड लाइट पर आप चुपचाप खड़े रहते हो, वो भी जेब्रा के पहले। ऑटो वाले को अक्सर आप फॉलो करते हुए देखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसका भारी भरकम चालान कटेगा, जितना उसने 6 दिन में कमाया वो 6 मिनट में चला जाएगा। क्लियर है? तो बाय रूल वो एथिकल है, अदरवाइज एथिक्स उसके अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कैमरा मुझे देख रहा है, फैक्ट्स इकट्ठा हो जाएगा, कैमरा मेरी फोटो ले लेगा, चालान कट जाएगा। तो कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन से भी एथिक्स पैदा किया जा सकता है, लेकिन हम एथिक्स जनरली मानते हैं जो दिल से पैदा हो वो ज्यादा अच्छा है। अब एथिकल एनवायरमेंट से क्या होगा कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका जो डेमोक्रेसी है, वो सब कैसा होगा? हेल्दी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और इसके चलते आप क्या अचीव कर सकते हैं? यू कैन अचीव गुड गवर्नेंस। कुछ समझ में आया? बाउंस हो गया। मैंने एक्चुअली लिंक कर दिया, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला गया, ठीक है, समझाने के लिए। ऐसा जब आप लिखना शुरू करोगे, ऐसा जब आप टॉपिक समझना शुरू करोगे, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत इजी है। थोड़ा सा मैंने यूपीएससी का टच दे दिया आपको। यूपीएससी में जब पढ़ना होता है, जब आंसर लिखना होता है, तो ऐसा इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये ऐसे में मान लो आपने कर लिया ऐसा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है? आउट ऑफ 200 वो बहुत, मतलब लिमिट नहीं है उसकी, 160 170 तक जा सकते हो आप। इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका किसी भी आंसर राइटिंग में। और आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं वो एग्जाम डिप्टी कलेक्टर बनाता है आपको, इस राज्य का सबसे बड़ा पद है वो स्टेट सर्विस में, राइट? तो उसके लिए आपकी मैच्योरिटी उस लेवल की हो तो बहुत बढ़िया है। एनीवेज, वापस आते हैं टॉपिक पर। तो मैं ये बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव होने का फायदा क्या है। क्लियर है? कोई जज जब जजमेंट देता है, आजकल अखबारों में लोग लिखने लगे हैं ये कांग्रेस वाला, ये बीजेपी वाला, ऐसा। जज तो जज होता है, लेकिन जजमेंट लिखते वक्त उसके भी हाथ में जो कलम है, उसको ऑपरेट करने वाला उसका ब्रेन है, राइट? और ये ब्रेन में कुछ बातें दिल से आती हैं और पीछे का एक्सपीरियंस उसको कवर करता है। इन सबका जो आउटपुट है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड नजर आता है आपको, ठीक है? वो जितना न्यूट्रल रहेगा उतना बढ़िया डिसीजन निकल कर आएगा। बायस हुआ तो फिर तो गड़बड़ है, जुडिशरी भी बर्बाद हो गई, ऐसा हम कहते हैं या लिखते हैं। जिन देशों में डेवलपमेंट है उन देशों में ये प्रोसेस फॉलो होता है। क्लियर है? अब ऐसे जल्दी समझोगे आप। जिन देशों में ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो देश डेवलप्ड है, ऐसा आप कह लो। क्लियर है? वो डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। जापान में वो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बने रहें, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलते रहें। वो नेचुरली एथिकल बहुत ज्यादा हैं, ड्यूटी विद ड्यूटीफुलनेस करते हैं वो लोग, ठीक है? और इसीलिए उनके यहां पर ये, और इसी वजह से वहां डेवलपमेंट अलग दिखाई देता। और उनका डेवलपमेंट एक दिन वाला नहीं, लॉन्ग टर्म में। और आप जब वहां जाते हैं या विजिट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, वाह जापान बहुत बढ़िया है, दुबई बहुत बढ़िया है ना? क्यों तारीफ करते हैं? अच्छा, आप वहां जाकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, आपका बिहेवियर बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नहीं, यहां महिला पुरुष सब समान है, यहां तो एक जैसा रहता है। और भारत आते ही सब धूमिल, है ना? मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही निकले वैसे ही फिर कार में
चलते चलते फिर आप दो चार इधर से श्लोक भी पढ़ते जाते हैं ट्रैफिक के कारण, है ना। तो आप देख पाते हैं कि सब कुछ मिसमैनेज होता है आप जब भारत जैसे देश में शामिल होते हैं, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के चलते हैं। एनीवेज, मुझे ऑब्जेक्टिविटी समझाना था। सो बेसिकली एम्पेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। इसीलिए कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि इज सोशियोलॉजी साइंस और नॉट, तो हमारा आंसर यस में होगा, और यस में लिखने के लिए एम्पेरिकल स्टडीज को हम बेस बनाएंगे। सोशल फिलोसोफर, कॉमा सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिक हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन होते हैं उनकी कई कैटेगरीज होती हैं। कुछ होंगे जो कोई सामान मिला है उसका एनालिसिस करते हैं, कुछ कल्चर का एनालिसिस करते हैं, कुछ वहां की लाइफ स्टाइल, और कुछ वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो इकोनॉमिक हिस्टोरियन का मतलब यही हुआ, ही वॉज नॉट इकोनॉमिस्ट बट इकोनॉमिक हिस्टोरियन बोला जा रहा है। दैट मीन्स उन्होंने उस वक्त की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे कुछ लॉजिक उन्होंने निकाला, और बेसिकली वो कैपिटलिस्ट और जो बुर्जुआज थे, ठीक है, प्रोलिटेरियत कहा गया उनको, ऐसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में समझें तो लेबर, ठीक है, फैक्ट्री ओनर और लेबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको उन्होंने इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से समझाने की कोशिश की कि बेसिकली वो एक्सप्लॉयटेशन उनका बहुत जबरदस्त होता था। उस सेंस में उन्होंने कहा, जैसे मान लो ये पेन है, इसकी कीमत 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो लेबर को नहीं मिलता है। लेटर ऑन जो ओनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सपोज 55 करता है इसकी प्राइस, तो 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, उससे जो पैसा आया उसमें अगेन लेबरर्स आर नॉट गेटिंग देयर पार्ट। क्लियर है? बट अब वो काम ज्यादा करता है बिकॉज डिमांड बढ़ गई, उसके आवर्स ज्यादा है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, परफॉर्म ज्यादा करना है, पर यूनिट प्राइस ज्यादा लग रहा है, सो ओवरऑल उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये उस जमाने में कार्ल मार्क्स ने कैलकुलेट किया था, और उन्होंने कहा लेबर की वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया एनालिसिस है उनका इस थ्योरी पर। हालांकि अब एक्सप्लॉयटेशन वैसा नहीं रहा, बिकॉज अब लेबर लॉज आ गए हैं, लेबर कोड्स आ गए हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से वेलफेयर अप्रोच आ गया है, बहुत सारे एनजीओज इन्वॉल्व हैं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लॉज आ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो एनालिसिस करके दिया वो आज भी बहुत रेलेवेंट है, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आगे लिखेगा, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब जिसकी जो एबिलिटी है उसको वो मिलेगा, जिसकी जो जरूरत है वो उसको मिलना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट। अब देखो, इन्होंने जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोला, मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूं। इन्होंने इनिशियली माना प्रिमिटिव सोसाइटी कहा, ओके, प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसमें माना कि एवरीबडी इज इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एज, नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोसाइटल और एनीथिंग एल्स। ओके, तो उस जमाने में खैर इतना डिटेल था भी नहीं समाज में। सो ये सब इक्वल सोसाइटी, बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, देयर आर टू ग्रुप्स। अब ये ग्रुप एक ने दूसरे पर अटैक किया, जो विनिंग साइड है दे बिकेम मास्टर्स एंड दे बिकेम स्लेव्स। यहां से एक्सप्लॉयटेशन चालू होता, ठीक है, एंड यहीं से वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, हैव एंड हैव नॉट, ये दो कैटेगरी आ गई, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, सिर्फ दो ही कैटेगरी थी, बीच का वो नहीं बताते थे, राइट। और इसी को उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोला। अब ये जो मास्टर्स हैं ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब उस टाइम का एक्सप्लॉयटेशन क्या रहा होगा, जंगल काटो, जमीन साफ करो, ठीक है, बिकॉज उस वक्त फॉरेस्ट ज्यादा थे। तो आप देखोगे ये धीरे धीरे इन्होंने जमीन साफ करके उनको खेत तैयार किया, और उस जमीन पर ओनरशिप हुई, जिसने जिसको क्लीन किया उसकी जमीन उसकी हो गई। लेकिन फिर धीरे से क्या हुआ, इन्होंने इनको काम दिया, अब इनके पास धीरे धीरे पैसा आने लगा, या जो भी फैक्टर्स है उनके कंट्रोल में आने लगे, तो ये इनकी जमीन पर मजदूर भी थे और अपनी जमीन पर खेती भी करते थे, ठीक है। और ऐसा सीन जब आया तब हमने इनको सर्फ कहा, हिंदी में अर्ध किसान, राइट। ये बेसिकली
वहीं की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर क्या थे, फ्यूड्स, फ्यूड समझते हैं, सामंत। जैसे हमारे देश में जमींदारी प्रथा, वैसे सामंतवादी। हमें और उनमें एक ही फर्क है कि सामंतों के पास आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, और उस आर्मी को वो रेंटेड किया करते थे, रेंट आउट करते थे राजाओं को। राजा मांगते थे कि आप हमें 100 घुड़सवार दीजिए, तो वो लोग रेंट आउट करते थे। अभी भी ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में चलता है, वहां की कुछ आर्मी जो है वो प्राइवेट कंपनीज की होती हैं, क्लियर है, और वो बाहर के ऑपरेशंस में बहुत जाते हैं वो लोग। तो आप देखोगे कि ये जो सर्फ हैं, कुछ जमीन इनकी अपनी है और कुछ इनके जमीन पर खेती करते हैं। इनको कई बार हम खेतीहर मजदूर कहते हैं। जैसे पीजेंट और फार्मर, दो टर्म समझते हैं। पीजेंट कौन है, गरीब किसान, और फार्मर कौन है, नॉर्मल, जिसके पास ठीक ठाक है, वो किसान है, ठीक है, कृषक। तो आप देखेंगे अब यहां पर ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ग्रेजुअली ये लोग क्या है, धीरे धीरे इस जमीन के कंप्लीटली मालिक बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं जमीन छुड़ाने के लिए, तो गिरवी रख दिया, गिरवी रखा तो खुद भी गिरवी हो गए। यहीं से आप बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर ये सब पढ़ते हैं। अब इनके पास जब पैसा, मशीन, सब कुछ आ गया कंट्रोल, सो दे बिकेम कैपिटलिस्ट, ओके, और ये लेबर्स हो गए अपनी जमीन पर। जिस जमीन के मालिक थे उसी जमीन पर फैक्ट्री खुली, तो ये दरबान बन गए वहां के, या प्यून बन गए, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब इस लेवल पर आने के बाद कार्ल मार्क्स ने यहां से अपील किया कि दुनिया के जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सारे लेबर्स को उन्होंने इकट्ठे होने कहा, और इकट्ठे होकर आप कैपिटलिज्म खत्म कर दो, और एस्टेब्लिश करने कहा सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद। यहीं पर सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, दो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमी को देखने के दो मॉडल्स हैं। When the means of production are controlled by the market or industrialist, that is capitalism. Means of production means land, capital, machines, labor, market, etc. जितनी भी चीजें हैं जिससे आपका सामान बन जाए, बिक जाए, वो सारा कुछ एक तरह से कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन है। जब ये कंट्रोल सोसाइटी या गवर्नमेंट के पास हो, दैट मीन्स सोशलिज्म। और हमारे देश में दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, राइट। अब हमारे देश में क्या है, 2 रुपए किलो चावल भी है हमारे देश में। आप रायपुर जैसी जगह में आप देख रहे हो, दिन भर में कम से कम 30-40 फ्लाइट्स होती हैं, और यहीं 2 रुपए किलो चावल भी चल रहा है। तो दोनों तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हमारे देश में, इसीलिए दोनों मॉडल हैं। फिर भी आप मुझसे परसेंटेज पूछोगे कि सर हमारे देश में कैपिटलिज्म कितना है, तो अराउंड 60, और गवर्नमेंट के पास 40% है। अमेरिका में आप देखोगे तो ये 10% होगा, ये 90 होगा, कि सब कुछ अपने से आप खरीदो, हम आपको तनख्वाह इतनी देंगे कि सब कुछ आप परचेस कर सकते हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी आप। यहां तो आप 2 रुपए किलो चावल लो और उसे 20 रुपए किलो में बेच दो, होता है ना ऐसा। गांव के लोग, वो चावल की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि सरकार उन्हें 2 रुपए में देती है, वो उसको बेचकर 20 रुपए किलो में बेच देते हैं। वो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये पैसे बना रहे हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है कि पैसे बने इनके पास, ठीक है ना, ताकि हमारी इकोनॉमी मैनेज रहे। एनीवेज, तो बात है कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये दो इकोनॉमिक के वेरिएंट्स हैं। इन्होंने सोशलिज्म कहा, और सोशलिज्म के एक और स्टेप जाने कहा, वो है कम्युनिज्म, जो कि चाइना में आप पढ़ते हैं कि चाइना में है कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सरकार आप बोलते हैं ना। तो कम्युनिज्म एक एडिशनल स्टेज है जहां पर इन्होंने माना कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट विल बी रेगुलेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वो इलेक्टेड होंगे नहीं, वो लोग होंगे जो शुरू से उसको चलाते आ रहे हैं सिस्टम को। जैसे हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस हमारे देश में सबसे आगे वाली टीम थी पहले, आजादी के पहले, यदि वही लोग रूल करते तो कैसा होता। तो ठीक वैसा ही सिस्टम चाइना में है, क्लियर है। कोई इलेक्शन नहीं होगा, जो उस ग्रुप के लोग बोलेंगे कि ये हमारा प्रीमियर है हमारे देश का, तो बन जाएगा। और बहुत डिक्टेटरशिप होती है। कुछ हद तक वो मॉडल आपको ठीक भी लगता है, कई बार आपको लगता है कि भाई जोर जबरदस्ती से आप चीजों को ठीक कर लेते हैं। जैसे करप्शन कंपेरेटिवली वहां पर नहीं है, डेवलपमेंट ज्यादा दिखता है, और उनको जो लागू करवाना है वो कर ही लेते हैं वो लोग, क्योंकि सजा बहुत सख्त देते हैं। हमारे देश में आप
सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, मतलब डेवलपमेंट भी बराबर हो जाए और करप्शन भी रोक लो, ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा तो करप्शन भी बढ़ेगा हमारे देश में, क्योंकि हमारे नॉर्म्स वैसे हैं। ठीक है, तो एनीवेज कम्युनिज्म को माना, हालांकि बाद में लोगों ने कहा भी, जिन्होंने मार्क्स को पढ़ा उन्होंने कहा कि ये एक यूरोपियन थॉट था। यूरोपियन मतलब काल्पनिक है, ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, ऐसा लोगों ने कहा। तो आप देखेंगे इनका जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहा, और ग्रेजुअली आप जब देखोगे कि इसका जो आई मीन कार्ल मार्क्स की थ्योरी, लेनिन और माओ, इन तीनों के थॉट से मोटिवेट होकर हमारे देश में नक्सलिज्म पैदा हुआ। इन्होंने कहा कैपिटलिज्म को खत्म कर दो, माओ ने कहा पावर ऑन द बेसिस ऑफ बुलेट, बुलेट मींस बंदूक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेट, बैलेट पेपर मींस इलेक्शन, तो इलेक्शन से नहीं, पावर आपको कैसे मिलेगी, बंदूक से, तो बंदूक उठा लो। तो लोगों ने उठा लिया, है ना, इधर तो बोल ही दिया था इन्होंने कैपिटलिस्ट को मार दो, कहा चलो मारो। तो होता यह है, यदि थोड़ा बेसिक्स में जाएं, कि जब लैंड रिफॉर्म्स हुए हमारे देश में, तो जब आजादी के बाद हमने आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स एज इट इज रखा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, तो लोग गए, उन्होंने कहा भाई साहब अब तो देश आजाद हो गया, जमींदारी खत्म हो गई। और वेस्ट बंगाल में क्या था ज्यादा, महलवाड़ी, लगभग वो सिस्टम वैसे ही था, जमींदारी महलवाड़ी ज्यादा, वहां जमींदार ज्यादा थे, आप देखोगे, ठीक है ना। तो देवदास मूवी देखा ना, तो जमींदार होता है ना वहां पे, तो जमींदारी प्रथा वहां बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो जिनकी जमीन छीन गई थी उन्होंने कहा भाई साहब अब जमीन लौटा दो हमारी। पॉलिटिशियंस ने कहा इलेक्शन के बाद देखते हैं, तो सब कुछ गुजर गया, फिर भी जमीन वापस नहीं आई। इलेक्शन वालों ने कहा कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं, कोर्ट जाओ। कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फंडामेंटल राइट है, कैसे दें हम छीन कर। तो इन्होंने थक हार के कहा ठीक है अब हम अपने हिसाब से ले लेंगे। अब इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने बोला किताबें जला दो उनकी जाकर, जमीन वाली, तो उन्होंने उठा के पेपर की होली जला दी, क्योंकि कैपिटलिज्म को खत्म करना था। तो ना रहे बांस न बजे बांसुरी, कहा रिकॉर्ड ही हटा दो, सब जला दो, तो रिकॉर्ड जला दिया उनका। अब इसके बाद होता यह है, इसी में हाथापाई शुरू हुई, झगड़ा शुरू होता। अब उन्होंने माना कि सत्ता हमारे हाथ में कैसे आएगी। अब उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, तो 2-4 रेवोल्यूशनरी लोग पैदा हो गए, और वो पैदा होते होते धीरे धीरे गरीबों के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने हमेशा लेबर का सपोर्ट किया, गरीबों का सपोर्ट किया, पीजेंट का। तो आप देखोगे जो उनके फ्लैग में जो सिंबल होता है वो हैमर और सिकल का सिंबल होता है, देखा है। तो ये पीजेंट के लिए है, सिकल मतलब हसिया जिसको बोलते हैं, हम फसल काटते हैं, और ये हैमर मजदूरों की निशानी है। तो जितने भी लोग सो कॉल लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट कहलाते हैं, उनका रेड कलर का फ्लैग होगा, रेड मींस रेवोल्यूशन, और फ्लैग में ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। तो ऐसा आप लगा के अपनी गाड़ी में कभी घूम कर देखना क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप देखोगे कि रेवोल्यूशनरी के लिए ये सिंबल बन गया, और बहुत सारे लोग बने रेवोल्यूशनरी के सिंबल, लेकिन ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ, और पूरी दुनिया में आप देखोगे कि रेड फ्लैग और ये वाला जो सिंबल है वो हिट हुआ। और नक्सली लाल सलाम कहते हैं इसी को, ठीक है, वो लोग ऐसा हाथ बांधते हैं, लाल सलाम ऐसा बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली उन्होंने अपने तरीके इजाद किए। हालांकि वो एक सोशल मूवमेंट था, इट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट, नाउ इट हैज बिकम क्रिमिनल मूवमेंट, है ना। जो नक्सलिज्म है वो क्रिमिनल मूवमेंट बन चुका है, ऐसा आप आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आप देखोगे मैं बताना शुरू किया था कि एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी जो दी है कार्ल मार्क्स ने, उसका मतलब क्या है, आई होप समझ पा रहे हैं। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने समझाया, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में ये फाइट है। तो नक्सली भी अपने आप को हैव नॉट्स मानते हैं, जो ट्राइब्स हैं वो हैव नॉट्स हैं, मजदूर हैव नॉट्स हैं, पीजेंट क्लास हैव नॉट्स हैं, ऐसा नक्सली कहते हैं। इसीलिए वो हैव्स के साथ फाइट कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि हैव्स के पास पावर है, इसलिए पावर के लिए बंदूक उठा लो, तो बंदूक उठा लिया। कैपिटलिज्म को खत्म करना है तो कैपिटलिज्म को खत्म करने में लगे हैं, बट होगा नहीं। कुल मिलाकर अभी इसका इम्प्योर फॉर्म चल रहा है, क्योंकि अब वो डाइवर्ट हो गए, अब उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो अब वो लोग क्या है, रंगदारी समझते हैं, मतलब
पैसा वसूल करना, है ना, किसी भी काम के एवज में। तो कहा मान लो 100 रुपए का अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिला ब्रिज बनाने का, तो ठेकेदार को बोलेंगे कि इसका 30% हमें आएगा, नहीं आएगा तो हम आपके लोगों को मार देंगे। तो ठेकेदार बोलता है ठीक है मैं आपको दे रहा हूं 30% इसका, लेकिन वो गवर्नमेंट से जब ठेका लेता है तो 130 रुपए का लेता है, कि उसको पता है 30 रुपए अंदर देना है, 20 रुपए ब्यूरोक्रेट्स को देना है, ठीक है, 10-20 रुपए पॉलिटिशियंस को देना है, तो उसके पास ले देकर बचता है 50, लेकिन 50 में भी वो अपना बचा लेता है, क्योंकि सीमेंट की जगह वो रेट डालेगा ज्यादा। क्लियर है? तो ऐसे हमारे देश में पूरा सिस्टम मैनेज होता है। तो अंदर इसी तरह से डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट फिर भी हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुल मिला के रोड बन गई है अंदर बस्तर के एरियाज में। सो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। और बाकी कल करते हैं यहां से आगे, मैक्स वेबर के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं। सोशियोलॉजी समझ में आ रही है कि है क्या एग्जैक्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर समझ लोगे तो बाकी काम आसान है। मतलब हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे, राइट? कोई डाउट ऑनलाइन में? एनीबडी? नो सर। ओके, एक ने नो बोल दिया तो मैं मान के चल रहा हूं नहीं है तो लिखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।